देखो, आपको याद होगा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा टॉपिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारा टॉपिक है ये। और इस टॉपिक की का जो हमने फर्स्ट क्लास किया था, उसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ी थी। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास, है ना, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास। का इतिहास, ये हमारा पहला पार्ट था, जिसे हमने पढ़ा था कि एंशियंट हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फील्ड में हमने क्या क्या काम किया है। मैंने यहाँ पर आपको एक होमवर्क भी दिया था, जिसे आपको तैयार करना है। कि आपको, जब मैं पुरानी नोटबुक बच्चों की चेक करता हूँ तो होमवर्क होमवर्क के फॉर्म में ही लिखा हुआ रहता है, मुझे मिलता है ना। वो बच्चे होमवर्क तैयार कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको तैयार करना है खुद से ही, कि भारत के वैज्ञानिकों के बारे में आपको पढ़ना है। भारत के वैज्ञानिक, भारत में जो कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, खासकर उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है ना। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, और कुछ एक्स्ट्रा उनमें ऐड हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिकों में से हम शामिल होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यूपीएससी के अलावा पीसीएस का भी एग्जाम देते हो, या अदर आप कई और भी एग्जाम देते हो, उनमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है ना। तो आपको उनके नाम और थोड़ी सी उनकी उपलब्धियों के बारे में, ये आपको होमवर्क है, आपको खुद से तैयार करना है ना। मैं सारी चीज़ें इस तरह से तैयार करवाऊंगा तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा। तो आपको इसमें कई सारे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें फिजिक्स का, जिन्हें केमिस्ट्री का, जिन्हें बायोलॉजी का, मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो आप उनका नाम पढ़ो, और उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनको समझने की कोशिश करो कि किस फील्ड में उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, उनका अचीवमेंट क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है। इनको आप जानने की और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था। हमारा जो दूसरा पार्ट है, वो हमारा दूसरा पार्ट होगा, उसका नाम होगा ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा या एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहां पर हम ये समझते हैं कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी का मतलब यहां पर आप ऐसे समझ लो कि वो चीज, जैसे एनर्जी में यहाँ आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एनर्जी में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। या एनर्जी में आ जाता है हमारा जैसे फ्यूल, ईंधन, है ना। इलेक्ट्रिसिटी और ईंधन, इनको हम एनर्जी में यहाँ पर रख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, ईंधन, ठीक है। इसे आप कह सकते हो बिजली, बिजली होता है, या वो होता है, या वो होता है, वो भी होता है, बिजली और ईंधन। बड़ा हुआ आता है, चलो ऊर्जा में बड़ा लिख दो, ठीक है। और कुछ चेंज, बदलाव नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के बारे में हम, तो ये देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर ये चीज़ नहीं है तो समझ लो एक देश नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात है, हम यहाँ पर बैठ के ये चकाचौंध में चांदनी में पढ़ रहे हैं, दिन में भी चांदनी जला रखी है हमने, है ना। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और जो हम यहाँ पर चांदनी में बैठने के लिए जो बहुत दूर से चल चल के आए हैं, है ना, ईंधन ईंधन डालकर आए हैं। तो ये देश के लिए आप समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो अब इसमें कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, पहले हमें वो इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लेना है। भारत में ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना, ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना भारत में 1992 में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जिसे आपको लिख लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना 1992 में हुई है। इसका काम क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे लिए कि क्या काम है इसका, लेकिन इसका काम आप अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ऊर्जा के स्रोत ढूंढना, है ना, ऊर्जा के स्रोत ढूंढना, कि कहाँ कहाँ ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका मैनेजमेंट करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये सारा का सारा काम जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऊर्जा मंत्रालय का। ऊर्जा के स्रोत ढूंढना मतलब एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट। एक्सप्लोरेशन का मतलब हो जाता है उसके नए नए स्रोत ढूंढना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाता है वितरण करना, और मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है प्रबंधन करना। फिर इस
मंत्रालय के पास जो बहुत सारे काम होते थे, काम बहुत सारे थे इनके पास, धीरे धीरे काम बढ़ता गया इनके पास। तो इस मंत्रालय के काम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, है ना। ये जो मिनिस्ट्री थी, ये जो मंत्रालय था, इसके काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसके काम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा आ जाएगा, एक तो हमारा वही आ गया ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। एक हमारा आ गया यहाँ पर कोयला मंत्रालय, है ना। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से हमने इसका मंत्रालय रखा हुआ है, कोयला मंत्रालय। और एक हमारा हो गया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रिन्यूएबल, नवीन और नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा विभाग कहो आप, मंत्रालय नहीं कहते हैं, इसे विभाग कहेंगे। ठीक है, तो हमने इसके काम को, ऊर्जा मंत्रालय को काम को, काम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी मंत्रालय है, ध्यान रखना, विभाग ठीक है, रहने दो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा पहले से चला आ रहा था, है ना। ये हमने जैसे देखा है 1992 में, तो ये हमारा पहले जो ये ऊर्जा मंत्रालय था वो ऊर्जा और कोयला मंत्रालय के नाम से था। तो ये पहले का ही बना हुआ है, ये बना हुआ है 1973 का, 1973 का ही ये बना हुआ है। और इसे हमने बनाया है 2006 में, 2006 में। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्जा सेक्शन है, जिसके अंदर हमने 3 मंत्रालय में डिवाइड कर दिया है, 3 विभागों में डिवाइड कर दिया है, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय। अलग अलग समय में इसको हमने फॉर्म किया है। अब अगर आप इसकी बात करो, यहाँ पर ऊर्जा की बात करो, एनर्जी की बात करो आप, तो यहाँ पर हम एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम इसे एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारा आ गया कन्वेंशनल एनर्जी, पारंपरिक, पारंपरिक ऊर्जा, कन्वेंशनल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा। और दूसरा आ गया हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, गैर पारंपरिक, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल हो जाएगा हमारे पास, वो कन्वेंशनल में आ जाएगा क्या हमारे पास, कोल और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, ये हमारा पारंपरिक आ जाएगा। पता ही है, छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। और गैर पारंपरिक को हमने, मतलब वो चीज जो कोयला और पेट्रोलियम से अलग हटकर है, उसे हमने गैर पारंपरिक का नाम दे दिया है। लेकिन जब हमने गैर पारंपरिक को, जब हमने प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया, तो हमें ये पता चला कि गैर पारंपरिक में हम क्या रखते हैं। जैसे कि हमारा आ जाता है सूर्य ऊर्जा, सूर्य से हम बिजली बनाते हैं, तो ये हमारा आ जाता है। हमारा आ जाता है, मान लो कि आप टाइडल, या 2-3 नाम लिखते हैं यहाँ पर, हम इसे बाद में स्टडी करेंगे। हम इसे कह देते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं वायु ऊर्जा, है ना। ये सब आपको पता ही है, ये सब आप लोगों ने भी सुन ही रखा है बहुत अच्छी तरह से। तो मतलब हम जो पारंपरिक तरीके से जो हम ऊर्जा जनरेट करते थे, वो हम इससे जनरेट करते थे। इसके अलावा जिन चीजों से हमने ऊर्जा जनरेट किया, उनको हमने गैर पारंपरिक में रख दिया। यहाँ पर ईटीसी मैं लिख देता हूँ कि कई सारी चीजें और भी है, जिन्हें हम समय के साथ, टाइम के साथ हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो जब हमने गैर पारंपरिक ऊर्जा को, है ना, कोई चीज लंबे समय से चली आ रही है तो आप उसे पारंपरिक कहते हो, और अचानक आपने कुछ नया ढूंढा तो आपने उसे कह दिया गैर पारंपरिक, क्योंकि वो परंपरा से अलग हटकर है। तो ये हमारा क्या आ गया, गैर पारंपरिक में आ गया, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम समय के साथ पढ़ेंगे गैर पारंपरिक में क्या है। तो बाद में हमने क्या देखा कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनमें एक विशेषता पाई जाती है। वो विशेषता ये होती है कि वो, हम उन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज खत्म नहीं होने वाली होती है ना। यहाँ पर जो ये चीज है, ये खत्म नहीं होने वाली है, ये खत्म होने वाली नहीं है ना। ये चीज खत्म नहीं होगी, ये चीज बनती रहती है, बनती है। हवा खत्म होने वाली नहीं है, सूर्य से जो हमें हीट मिल रही है वो खत्म होने वाली नहीं है। कहीं से नदी बह रही है, हमने उस पानी को रोक दिया और रोककर हमने उस पानी को छोड़ा, उससे हमने
चलाया, टरबाइन को घुमाया और हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, तो वो खत्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो हम गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हमने ढूंढे, कई सारे और भी ऐसे हैं जो हमने ढूंढा, उसकी जब हम एक विशेषता, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने देखने की कोशिश करी, तो हमें ये पता चला कि वो खत्म नहीं हो सकता है और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसे। तो हमने गैर पारंपरिक की जगह पर एक नया नाम डाल दिया, जो था हमारा क्या, अभी अभी मैंने आपको लिखकर बताया था, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नवीकरणीय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, हमने इसे नाम चेंज कर दिया, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है, अगर आप समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा। अब यहां पर हमें कुछ चीजें समझनी है अपनी तरफ से, आपको थोड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको पता है, साइंस में हम डेली बाय डेली यूज में इन चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पारंपरिक ऊर्जा, है ना, यहां पर आ जाता है हमारा कि पारंपरिक ऊर्जा या कन्वेंशनल एनर्जी, जो हमारा पारंपरिक ऊर्जा है या जो कन्वेंशनल एनर्जी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। विशेषताओं में आप लिख सकते हो कई बार इन चीजों को कि ये, है ना, हमारे पास जब ये मिला था तो ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स था और कोई सोर्स हमारे पास नहीं था जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते थे। और आज भी पूरी दुनिया में हम बहुत बड़ी एनर्जी, अब तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इससे ही एनर्जी और फ्यूल का काम करा रहे हैं, है ना, यही हमारा, ये इसकी विशेषता है। आज भी देखो कि हम इसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी विशेषता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पूरी दुनिया आज इसी एनर्जी सोर्स पे निर्भर है। अब चेंज हो रहा है ना, अब परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन अभी भी हम काफी हद तक एनर्जी के इसी कन्वेंशनल सोर्स पे निर्भर है ना। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। लेकिन अब क्या है, अगर अभी से 20 साल पहले अगर आप लिखते, इसका आंसर लिखते, तो आपको विशेषताओं के बारे में बहुत कुछ बताना पड़ता और सीमाओं के बारे में कम बताना पड़ता। लेकिन अगर आप आज लिख रहे हो कुछ या आप बता रहे हो, तो विशेषताओं के बारे में कम लिखना पड़ेगा और सीमाओं के बारे में ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। तो इनकी लिमिटेशंस, इनकी सीमाएं क्या क्या है आपको पता ही है। इतना सारा पॉल्यूशन फैला देते हैं, है ना, इतना सारा प्रदूषण फैला देते हैं जो सभी जीवों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है ना। एक में ही सारी चीजें डाल सकते हो आप, इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैला देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसान हो, चाहे जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित पदार्थ है, उनके लिए ये हानिकारक है। एक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल, हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा, इनके सोर्स सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, जो आने वाले वर्षों में क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। संसाधन सीमित हैं और पहला, प्रदूषण। ठीक है, तो आप इनमें लिख सकते हो सीमाओं में प्रदूषण और संसाधन सीमित। ठीक है, विशेषताएं अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि आज भी हम निर्भर हैं इस पे, आज भी हम निर्भर हैं। आसानी से उपलब्धता तो देखो नहीं हो पाती है, कई जगह पर हम लिख सकते हैं, लिखने को हम लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम चेंज करेंगे कि भारत जैसे देश में आसानी से उपलब्ध नहीं है ना, मंगाना पड़ता है हमें। हाँ, कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पर वो भी अब उस तरह से नहीं है, थोड़ा समय के साथ चीजों को हम लिखने का ना ढंग चेंज कर देते हैं। आसानी से कोल उपलब्ध, ये बात सही है कि हो जाता है, लेकिन कहाँ अब मिल पाता है, नहीं यूज हो पाता। अगर कोल आसानी से उपलब्ध हो पाता, हर जगह यूज होता है उसका, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो। तो आज भी हम इस पर निर्भर हैं, और आशीष का पॉइंट भी यहां पर ऐड कर दो, आसानी से मिल जाता है हमें। सीमाओं में प्रदूषण, संसाधन सीमित होना। अब देखो क्या है कि संसाधन सीमित होने की बात अगर हम करें, तो इसको हम दो कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं, संसाधन सीमित होना दो कंटेक्स्ट में। एक कंटेक्स्ट तो हमारा हो जाएगा कि संसाधन सीमित है तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, है ना, संसाधन सीमित है तो ये एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरा, हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर लिखें, तो संसाधन सीमित होने की वजह से भारत जैसे देश में, भारत में क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है ना। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में लिखें तो भारत जैसे देश में आयात करना पड़ता है, और आयात करने की वजह से क्या होता है, हमारी सारा का सारा हमारा बजट ही खराब हो जाता है ना। तो ये आयात करने की वजह से हमारा बजट पे बहुत ज्यादा वजन पड़ता है।
इसमें कई सारी चीजें आप लिख सकते हो, कई सारी चीजें यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेट्रोलियम आयात करने से, देखो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब मैं यहां पर लिख रहा हूं आयात, है ना, भारत इन संसाधनों का आयात करता है, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में पेट्रोलियम, हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं। क्या हम कोल का आयात करते हैं? करते हैं पक्का? क्यों? सही बताया, हम दोनों चीजों का आयात करते हैं, है ना, हम पेट्रोलियम का भी आयात करते हैं और हम कोल का भी आयात करते हैं, दोनों चीजों का हम आयात करते हैं। तो ये आयात कोल का थोड़ा कम करते हैं, है ना, अभी हम कोल पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि हम कोल का कम करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम हमारी कुल जरूरत का सिर्फ 10%, मैक्सिमम 10% हमारे देश में होता है, बाकी हमें 90% आयात ही करना पड़ता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आयात करने से क्या क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है। पेट्रोलियम आयात करने से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे पूरी की पूरी आंसर राइटिंग हो सकती है 150 वर्ड, 200 वर्ड और 250 वर्ड में। इसको आपको अपने माइंड में डेवलप करना पड़ेगा कि पेट्रोलियम आयात करने से भारत के अंदर क्या क्या समस्याएं हो सकती है। पेट्रोलियम आयात करने से दो तीन चीजें आप यहां पर देखो कि आप, पहली चीज कि पेट्रोलियम आयात करने से आपको जो पैसा देना पड़ता है वो पैसा आप डॉलर के रूप में देते हो, है ना, जहां से हम पेट्रोलियम आयात करते हैं वहां हम रुपया तो दे नहीं सकते हैं, तो हम डॉलर के रूप में देते हैं। तो जब हम डॉलर के रूप में देते हैं तो क्या होता है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है ना, हम डॉलर के रूप में जब पे करेंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। ठीक है, कई देशों के साथ हमने समझौता किया है, जैसे हमारा ईरान के साथ समझौता है, जिसमें हम आपस में, वो हमारी करेंसी में, हम उसकी करेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू हमें डॉलर के रूप में पे करना पड़ता है। तो एक तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होगा। दूसरा, आप समझ लो कि अगर हमारा ये पैसा बाहर ना जाए तो हमारे देश का कितना ज्यादा विकास हो सकता है ना, अगर हमारा ये पैसा बाहर ना जाए तो देश के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान दे सकता है। दूसरा, तीसरा, ये जो पैसा हम बाहर दे रहे हैं, ये पैसा हमारे पास है नहीं, इसका एक बहुत बड़ा अमाउंट हम कर्ज के रूप में लेकर बाहर दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है ना। तो आपका क्या हो रहा है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट अगर देखेंगे आयात का, तो हमारा क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो रहा है ना। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, क्या, कहां खो जाते हैं सब, वो तो पॉजिटिव पॉइंट है ना, हमने उसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट कुछ बताया था मैंने, हाँ, दूसरा पॉइंट ये बताया था कि उससे हमारे यहाँ विकास हो सकता है, जो पैसा देश से बाहर जा रहा है उससे विकास प्रभावित होता है। विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव, दूसरा विकास पर प्रभाव, विकास पर प्रभाव, तीसरा कर्ज, कर्ज लेकर हम पे करते हैं बहुत बड़ा हिस्सा उसका, ठीक है। चौथा, इन्फ्लेशन, महंगाई, एक्सेट्रा। तो भारत जो बड़ी मात्रा में ये एनर्जी के सोर्स को इंपोर्ट करता है, इससे हमारे देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण तो आप लिखोगे ही लिखोगे, प्रदूषण तो फैल ही रहा है ना, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा विकास प्रभावित हो रहा है, कर्ज हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, महंगाई, इससे महंगाई होगी ना, जैसे तेल का रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ प्राइस बढ़ जाती है चीजों की, है ना। तो इस तरह से, और एक और रीजन यहां पर लिख दो आप, विदेशों पर निर्भरता है हमारी, विदेशों पर निर्भरता, है ना, हमारी विदेशों पर निर्भरता है, कभी हमें सऊदी अरब से मंगाना पड़ता है, कभी हमें ईरान से मंगाना पड़ता है, कभी हम आजकल रसिया से मंगा रहे हैं ना, रसिया से तेल इंपोर्ट पर मेंस में, जब भी आपको मेंस लिखने का मौका मिल गया अगर गलती से, तो एक फुल लेंथ क्वेश्चन बन सकता है। रसिया से तेल इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, इसने तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बखेरा खड़ा कर दिया, है ना। डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्से में है कि उसने तरह तरह के हथकंडे अपना लिए कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, है ना, लेकिन वो भी दो बकलोल भारत में भी ऐसे बैठे हुए हैं जो किसी की सुनते ही नहीं। अब यहां पर आप एक्सेट्रा लिख सकते हो, ठीक है।
हम चीजों को जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो नए तरीके से पढ़ेंगे, पुरानी चीजों को बिल्कुल छोड़ते हुए पढ़ेंगे ना। हमेशा हमें ये टॉपिक ही ऐसा है कि हमें समय के साथ इसको बदलते रहना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। तो पारंपरिक ऊर्जा की हमने विशेषताएं लिखी कि आज भी ये बहुत हमारे लिए यूजफुल है ना, ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए और मिल भी जा रहा है। आशीष का पॉइंट भी है ना, यहाँ पे लिखी दो, आसानी से उपलब्ध है। ये बात सही बात है, इसने सही बात कहा कि अगर मैं बाइक खरीदने या स्कूटी खरीदने के लिए गया तो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जगह पर मैंने ये चूज किया, ऑप्शन चूज किया कि नहीं मैं फ्यूल वाली ही, यही पेट्रोल वाली ही लूंगा। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि कहाँ चार्ज करता फिरूंगा मैं, है ना, क्योंकि फ्यूल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है जब। तो ये क्या है, हमारा पारंपरिक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जिसमें हमारे पास सिर्फ कोयला पाया जाता है। आगे हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे, हमें कोयला के बारे में इसके बाद हमें पढ़ना है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोयला तो हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोलियम हमारे पास नहीं है ना। अब आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कभी इंटरव्यू में कि दोनों एक ही तरीके से बनते हैं, कोयला भी और पेट्रोलियम भी, तो ऐसा क्यों है कि भारत में कोयला तो पाया जाता है लेकिन पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है ना। हो सकता है ना, आपसे पूछ सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में। तो आप तैयार करो, खुद ढूंढ कर देखो, पढ़ कर देखो कि क्यों है ऐसा, कोयला पाया जाता है लेकिन पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन मार्क डालो, स्पेस छोड़ो, ढूंढो और लिखो। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है यहां पर नेचर ऑफ एनर्जी। नेचर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की प्रकृति। ऊर्जा की प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये हो जाता है कि आप अगर प्रकृति को समझो तो आप इसे लिख सकते हो कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। ठोस, तरल और गैस, ठोस, तरल और गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। अगर ठोस की बात कर लो आप, तो ठोस में आ जाता है हमारा कोयला, आपको पता ही है, हमने पढ़ा ही है इसे, कोयला, कोल। और इसमें आ जाता है हमारा पेट्रोलियम, हमें पता ही है, पेट्रोलियम। अब इसमें गैस की बात कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है सीएनजी, सीएनजी आ जाएगा हमारा। हमारा आ जाएगा यहां पर मीथेन, ये दिख नहीं रहा है, यहां पर आ जाएगा हमारा मीथेन। यहां पर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, है ना, H2 हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो सीएनजी, सीएनजी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये गैस है हमारे पास मीथेन गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो ये सब हमारे पास क्या है, ऊर्जा के गैसियस सोर्स है, गैसों में पाया जाता है। अब यहां पर आप अगर देखो तो एक टर्म है, सबसे पहले हम उस टर्म को समझ लेते हैं। वो टर्म है हमारा, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, उष्मीय मान। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम। कैलोरिक, कैलोरिक और कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरिक और कैलोरीफिक मतलब इसे हम कहते हैं, जैसे आप इसे ऐसे समझो कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं, है ना। जो हमें, हम कुछ भी खाते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर वो जाता है और हमें वो एनर्जी प्रदान करता है। हम उस एनर्जी को, जो एनर्जी हमें मिल रही है, उसे हम कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं। कैलोरी या किलो कैलोरी वर्ड यूज किया जाता है। कैलोरी का मतलब हो जाता है यहां पर कि प्रति ग्राम, प्रति ग्राम भोजन से, भोजन से प्राप्त ऊर्जा, प्रति ग्राम भोजन से प्राप्त ऊर्जा। हम जो भोजन लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो खाना, कुछ भी खाना खाते हैं, तरह तरह के खाना खाते हैं, कभी गोबर, कभी कचरा वगैरह वगैरह, है ना। इस तरह का खाना खा के हम, जो भी खाना हम अंदर डाल रहे हैं, वो सारा का सारा खाना, शरीर भी बड़ा अजीब मशीन है ना, इतना बेहतरीन मशीन तो दुनिया में आज तक बन ही नहीं पाया कभी। जिन्होंने भी बनाया उसको, अलग अलग प्रजाति का खाना हम खाते हैं। वो जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो अलग अलग प्रजाति के लिक्विड रिलीज करते हैं, शरीर के अंदर से लिक्विड रिलीज होते हैं, है ना। वो लिक्विड
इस आइटम को अलग तरीके से तोड़ेगा, अलग लिक्विड अलग आइटम को अलग तरीके से तोड़ेगा, तीसरा लिक्विड अलग आइटम को अलग, सबको अलग अलग तरीके से, दूध अलग तरीके से टूटेगा, चिकन अलग तरीके से टूटेगा, चावल अलग तरीके से टूटेगा, है ना। तो सब अलग अलग तरीके से टूटता है और फाइनली ये सब टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये सारी की सारी जो टूटकर जो फाइनल आइटम बनता है वो फाइनल आइटम बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बना, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज में मिला देते हैं क्या, ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के हमारा काम नहीं चल सकता है ना। तो ऑक्सीजन सिर्फ ये मत समझो कि हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है और तभी हमें क्या होता है, एनर्जी जाकर मिलती है। और ग्लूकोज को हमारे शरीर से इधर उधर ले जाने का काम कौन सा करता है, क्या करता है, ब्लड। ब्लड के अंदर एक सेल होता है रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी बायोलॉजी का पार्ट है, आपको ये भी चीजें साथ साथ समझना है। तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज इधर उधर घूम रहा है, जहां जिन चीजों की जरूरत होती है उस जगह पर हमें उतनी एनर्जी मिल जाती है। ये जब आपस में मिलते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो हमें मिल जाता है क्या, एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस निकाल देते हैं, वाटर यूरिन के रूप में, स्वेट के रूप में बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से, और एनर्जी को हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर से जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन हमें इस तरह से हम उसे एनर्जी रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी कैलोरी। ओके, पर यहां पर हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना क्या है, कैलोरीफिक, हमें ये पढ़ना है। लेकिन चूंकि पढ़ रहे थे तो इसलिए छोटा सा पार्ट हमने सेक्शन इसको भी यहां पर पढ़ लिया। तो हमें पढ़ना क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इसका मतलब हो जाता है उष्मीय, उष्मीय मान, इसे हम कहते हैं उष्मीय मान। उष्मीय मान भी वही होता है हमारा प्रति ग्राम ईंधन से, प्रति ग्राम ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, प्रति ग्राम ईंधन से प्राप्त ऊर्जा। तो हम इसे किस में कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम इसमें कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं किलो जूल में, किलो जूल, है ना। जो हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी चीज हमें किस तरह से एनर्जी, उसका उष्मीय मान कितना है, तो उष्मीय मान को जब हम निकालते हैं तो हम उसे किलो जूल में निकालते हैं। मतलब लकड़ी को जलाने से कितनी ऊष्मा मिलती है, हमें हीट मिलती है समान मात्रा में। 100 ग्राम कोयला जलाओ, कितनी ऊष्मा मिलती है। 100 ग्राम पेट्रोल जलाओ, कितनी ऊष्मा मिलती है। 100 ग्राम गैस जलाओ, कितनी ऊष्मा हमें मिलती है ना। तो समान मात्रा में अगर अलग अलग चीजें जलाओ तो जो हमें ऊष्मा की मात्रा, ये क्या है यहाँ पर किलो जूल से हम ऊष्मा की मात्रा निर्धारित होती है इससे। किलो जूल का मतलब है, या कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि कितनी ऊष्मा की मात्रा हमें प्राप्त होती है ना। मतलब हम यहां पर लिख लेते हैं ऊष्मा की मात्रा, और ऊष्मा की मात्रा को हम किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू, उष्मीय मान। ठीक है, तो ये जो ईंधन है हमारे पास, ये जो ईंधन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें उष्मीय मान किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो आप देखोगे कि सबसे कम अगर आप इसे रखो यहां पर, तो नीचे से ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हमने यहां पर रखा है, तो इसको हम रख देंगे 5वें पोजीशन पे। सबसे कम उष्मीय मान सॉलिड का होता है, सबसे कम। ये मतलब ये सॉलिड जलने के बाद हमें इन पांचों में सबसे कम उष्मा प्रदान करेगा, है ना। दूसरे चौथे स्थान पर आ जाता है हमारा पेट्रोलियम, 4th पोजीशन पे आ जाता है हमारा पेट्रोलियम। उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरे पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे और पहले पोजीशन पे। जलने के बाद कौन सबसे ज्यादा हमें ईंधन प्रदान करेगा उसे हम कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू हमें कौन सबसे ज्यादा प्रदान करता है, तो आप सिंपल देखो, अगर इन तीनों को हटा दो तो कितना हो गया हमारे पास 3। अगर इन तीनों को देख लो तो ये पहले पोजीशन पर, ये दूसरे पोजीशन पर और ये तीसरे पोजीशन पर, है ना। मतलब सबसे ज्यादा ये देता है, फिर हमें ये देता है और फिर हमें ये देता है। ठीक है, किसका उष्मीय मान ज्यादा होता है, गैस का उष्मीय मान ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर सॉलिड होता है। क्यों, उनकी बनावट के आधार पर। उनकी बनावट ऐसी है जिसके आधार पर हमें अलग अलग तरीके की उष्मीय वैल्यू वहां से मिलती है। अगर गैस की बात कर लो आप,
तो गैस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, हमें उसके बाद मीथेन। कई बार क्या होता है, इसको 2 3 ऊपर नीचे हो सकता है ना। ये वैल्यू आप अलग अलग जगह पर पढ़ोगे तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। कभी हमें 1 2 3 में 1 इसको 2 इसको और 3 इसको हम रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर हम इसे अलग अलग टाइप से डिवाइड कर देते हैं, उसमें मान के आधार पर। अब ये सब हाइड्रोजन वाइड्रोजन को अभी छोड़ दोगे, अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ दो, मीथेन को छोड़ दो, या मीथेन को रख लो इसमें से, तो ये जितने भी उष्मा के सोर्स हो गए, जितने भी एनर्जी के सोर्स हो गए, जितने भी फ्यूल के सोर्स हो गए, ये कहते हैं आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन के बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन के बने हुए होते हैं। इनकी बनावट के आधार पर इनकी कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइडेड होती है, इनकी बनावट कैसी है उसके आधार पर इनकी कैलोरीफिक वैल्यू आती है। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो जाता है एक बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक जो बॉन्ड बनता है उस एक फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, वो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये इस फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, जो ये बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड इस फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, CnH2n+2, है ना। अब सिंपल है, समझो आप कि अगर C में N की वैल्यू 1 दो, आप N की वैल्यू 1 दी आपने, तो H में क्या दे दोगे आप, 2:1+2, है ना। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी, CH4। CH4, और जो CH4 होता है वो हमारा होता है मीथेन। CH4 हमारा बन जाता है मीथेन, ठीक है। अब इसका कैसे बॉन्ड कैसे बनता है इसका, तो इसका बॉन्ड बनता है देखो C और चारों तरफ से H इसमें लगे हुए होते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा CH4। इस तरह से ये हमारा बन गया बॉन्ड, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इसी बनावट के आधार पर इनकी कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड होती है, इसी बनावट के आधार पर कि कैसे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए होते हैं उसी तरह से उनकी कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड होती है। अब देखो यहां पर C की साथ डाल दो 2 डाल दिया आपने, तो H के साथ आ गया हमारा 2:2+2, तो ये हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू C2H6। C2H6 आ गया हमारा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इथेन। ये हमारा बन गया इथेन। इथेन कैसे बन गया, C2 लगा दो और H6 लगा दो, ये C2H6 बन गया हमारा, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं मीथेन और इथेन। तो एक लाइन से ये बनता जाएगा हमारा, तो हम इसे कहते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक्सेट्रा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये आगे चलता चला जाएगा, है ना, आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इसके साथ क्या है, कार्बन की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बॉन्ड बड़ा होता चला जा रहा है। तो ध्यान रखना है, बॉन्ड जितना छोटा होगा कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, है ना। मतलब क्या है, आप यहां पर देखो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, है ना। तो जितना जितना बॉन्ड छोटा होता चला जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू उतनी अच्छी से होती चली जाएगी, है ना। तो देखो C4 4 C जुड़ गए, बॉन्ड बड़ा बन गया, है ना। और 3 है तो थोड़ा छोटा, 2 है तो थोड़ा और छोटा, 1 है तो सबसे छोटा। तो ये बन गया हमारा 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4 ये जो होता है वो गैस नेचर का होता है। C1 से लेकर C4 तक जो भी आइटम हमारा है वो गैसियस नेचर का है, और बॉन्ड छोटा है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा C5 से लेकर C5 to C18, है ना। फॉर्मूला के साथ आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो, अगर C18 है तो H कितना हो जाएगा, 36 और 2 38, है ना। इसी फॉर्मूले में हम सेट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो C5 से लेकर C18 तक ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्मेट में हो जाएगा हमारा, द्रव माध्यम में हो जाएगा। और ग्रेटर देन C18, C18 से बड़ा अगर होगा तो ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्मेट में, ठोस रूप में पाया जाएगा, है ना। ये लिक्विड में और ये ठोस रूप में पाया जाएगा,
ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, बॉन्ड बड़ा होता चला जाएगा, तो कैलोरीफिक वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन कितना बड़ा है, उसी से डिसाइड होता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उष्मीय मान उसका कितना है।